दोस्त आशुतोष जीएस गुरु आशु जी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 के अध्याय 2 मानव तंत्र के दूसरे तंत्र के बारे में। पहले की वीडियो के अंदर आपने देखा होगा, वीडियो नहीं देखा है तो पीछे जाके आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। पहले हमने पाचन तंत्र के बारे में पढ़ा। मैंने आपको ये बताया था कि मनुष्य शरीर जो है वो तंत्रों से मिलकर बना होता है और तंत्र आपस में समन्वय करके कार्य करते हैं। समन्वय की एक बहुत ही दक्षता हमारे शरीर के अंदर दिखाई देती है कि मानव तंत्र के अंदर पाचन तंत्र में हमने देखा कि पाचन तंत्र बनता है मुख, दांत, लार, ग्रंथि, जीभ, ग्रसनी, ग्रसिका, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, यकृत और अग्नाशय ग्रंथियों से। तो जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो भोजन का पाचन हमारी आंत्र के अंदर लगभग 6-7 घंटे के अंदर भोजन का पाचन हो जाता है। और सभी पोषक तत्व, कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं हमारे भोजन में? कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज, लवण, विटामिन, जल, खाद्य रेशे वगैरह हमारे शरीर के अंदर पहुंचते हैं और उनका फिर जल अपघटनीय एंजाइमों के द्वारा जल अपघटन करके उनको एकलक में बदल दिया जाता है। अब उन्हीं एकलक के अंदर से कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज बनता है और ग्लूकोज हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। इसलिए हमको भोजन ग्रहण करना पड़ता है, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर कोई ऐसा तंत्र विकसित नहीं है कि हम भोजन नहीं ग्रहण करें और हमको अनवरत ऊर्जा प्राप्त होती रहे। भोजन ग्रहण करने के बाद में जब हम ग्लूकोज रक्त में पहुंचता है, आपको पता है, आपने ध्यान दिया होगा कि छोटी आंत्र के अंदर भोजन का अवशोषण होता है तो ग्लूकोज रक्त में मिल जाता है और रक्त से फिर संपूर्ण शरीर की कोशिकाओं के अंदर तक जाता है। आपने ये भी गौर किया होगा कि हमारे बाल की जड़ से लेकर हमारी घुटने के नाखून तक रक्त सप्लाई होती है। उस रक्त सप्लाई के माध्यम से ग्लूकोज जाता है और उस ग्लूकोज का क्या काम करना है, वो हमारा श्वसन तंत्र करता है। श्वसन तंत्र जो काम करता है उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे, श्वसन तंत्र के बारे में। श्वसन तंत्र हमारे शरीर का बहुत महत्वपूर्ण तंत्र होता है। मैंने आपको बताया, वैसे सभी तंत्र महत्वपूर्ण होते हैं, सभी तंत्र आपस में कम्युनिकेशन करके काम करते हैं, लेकिन श्वसन तंत्र हमारे शरीर का इसलिए महत्वपूर्ण तंत्र है क्योंकि ये अगर कुछ सेकंड के लिए या कुछ मिनट के लिए अपना कार्य करना बंद कर दे तो मनुष्य की आत्मा का परमात्मा में विलीन हो जाता है। तो इसीलिए श्वसन तंत्र जो है वो हमारे शरीर का महत्वपूर्ण तंत्र है। अब इसके अंदर कौन कौन से अंग शामिल होते हैं? श्वसन तंत्र के अंदर हमारे शरीर, सब सामान्य बातें हैं, हम जानते हैं। और आजकल तो टीवी पे बहुत ऐड आने लग गए हैं कि बहुत टार निकला होता है इसके अंदर। जो धूम्रपान करते हैं उनके जहां जाके जमता है वो हमारे मुख्य श्वसन अंग होते हैं। मुख्य श्वसन अंग फेफड़े होते हैं। हमारे श्वसन तंत्र के अंदर मुख्य अंगों में नाक, मुंह, ग्रसनी, श्वसन नली, श्वसनी, श्वसनिकाएं, फेफड़े और फेफड़ों के अंदर कुप्पिकाएं होती है जो बहुत महत्वपूर्ण पार्ट होती है श्वसन तंत्र का। तो इस प्रकार श्वसन तंत्र हमारा इन अंगों से मिलकर बना। इस श्वसन तंत्र को हम बाह्य अंग और आंतरिक अंग के रूप में बांट सकते हैं। बाह्य अंग के रूप में ये आ गए नाक, ग्रसनी, मुख, ठीक है। आंतरिक अंग के रूप में श्वसन नलिका, श्वसनिका और हमारे फेफड़े। श्वसन क्रिया क्या होती है उसके बारे में हमको जानना बहुत जरूरी है। श्वसन क्रिया हमारे शरीर के लिए आवश्यक गैस वायुमंडल में होती है। आपको पता है सबको कि हमारे वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन होती है। वो 21% ऑक्सीजन जो है वो हमारे जीवनदायिनी गैस है और उसी गैस का हम इनहेल करते हैं, यानी हम अंतर ग्रहण करते हैं उस गैस का, और बाहर निकालने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमारे शरीर में बनती है जो मुक्त होती है। तो गैसों के इसी कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के आदान प्रदान को ही श्वसन कहते हैं। अब हम श्वसन में मुख्य रूप से हमारे श्वसन अंगों के बारे में देखेंगे। श्वसन अंग आप ध्यान से देखिएगा। हमारे मुख्य श्वसन अंग में नासिका बाहर से दिखाई देती है। 2 नथुने होते हैं इसके। ये 2 नथुने जो है उनका भी एक विशेष महत्व होता है कि एक हड्डी के द्वारा विभक्त होते हैं और पतली झिल्ली इनके बीच में होती है। इन नथुनों में हमने देखा होगा कि छोटे छोटे रोम होते हैं और श्लेष्मा ग्रंथियां होती है। ये छोटे छोटे रोम और श्लेष्मा ग्रंथि जो होती है इनका क्या कार्य होता है? रोम हमारे शरीर के अंदर जब कोई हवा प्रवेश करती है, गैस प्रवेश करती है, तो कोई जरूरी नहीं है कि वहां केवल शुद्ध गैस प्रवेश करती है। उस गैस के साथ मिट्टी के कण,
कोई जीवाणु विषाणु कुछ भी प्रवेश करते हैं, तो जिन रोम के द्वारा जो चीज रुक सकती है वो चीज वहीं रुक जाती है। और दूसरा बैरियर काम करती है श्लेष्मा ग्रंथि। ये श्लेष्मा ग्रंथि जो है वो हमारे शरीर के अंदर मिट्टी के कणों को और उनको जो रोम के द्वारा नहीं रोके गए उनको आगे जाकर जाम कर देती है और वहीं रोक देती है। और इस नाक का एक विशेष महत्व ये और है कि हमारे शरीर के अंदर कैसे भी तापमान की, कम तापमान की, अधिक तापमान की, कैसे भी तापमान की गैस अगर हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करती है तो उसका तापमान हमारे शरीर के बराबर या शरीर के लेवल में लाना। तो इस नासिका का विशेष महत्व हो गया, यानी नासिका हमारे शरीर के अंदर अपशिष्ट पदार्थ बाहर के प्रवेश नहीं करने देती है, केवल शुद्ध वायु प्रवेश करने देती है। अब इस नासिका के बारे में मैंने आपको बताया था, नासिका का सीधा संबंध मुख से होता है। मैंने आपको बताया था कि हमारे ऊपर वाले जो तालु होते हैं उस तालु में 2 छोटे नासा छिद्र होते हैं और वो जाके खुलते हैं ग्रसनी के अंदर, और ग्रसनी को इन्हीं नासा छिद्रों के आधार पे कहा जाता है नासा ग्रसनी। क्या कहा जाता है? नासा ग्रसनी कहा जाता है। इस ग्रसनी में एक भाग होता है नासा ग्रसनी, नासा ग्रसनी, और फिर एक भाग होता है मुख ग्रसनी, एक भाग होता है अधोग्रसनी। तो ये नासा ग्रसनी नासिका से होती हुई हवा प्रवेश करती है ग्रसनी के अंदर, तो ग्रसनी में नासा ग्रसनी में प्रवेश करती है। नासा ग्रसनी में प्रवेश करने के बाद में ये हवा जाती है अधोग्रसनी में। अधोग्रसनी में जब जाती है तो हमारी जो श्वास नली होती है उस श्वास नली के ऊपर एक 9 उपास्थि से बना, 9 उपास्थियों से बना, यानी मतलब उपास्थि वो होती है जो हड्डियों से लचीली होती है। अस्थि और उपास्थि 2 होती है, उसमें अस्थियां मजबूत होती है और उपास्थि लचीली होती है। तो उन 9 उपास्थियों से बना स्वर यंत्र होता है, और इस स्वर यंत्र के अंदर, इस स्वर यंत्र के अंदर रज्जु पाए जाते हैं। रज्जु मतलब तंतु पाए जाते हैं, और वो तंतु जब जो तंतु है वो इस प्रकार से विन्यासित रहते हैं, इस प्रकार से विन्यासित रहते हैं कि जब इनके अंदर हवा जाती है तब किसी भी प्रकार की हम आवाज उत्पन्न नहीं कर सकते। लेकिन जब हमें किसी भी प्रकार की आवाज उत्पन्न करनी हो तो हवा निकलती है इनके बीच में से, तब हम आवाज उत्पन्न कर सकते हैं। मैं बोल पा रहा हूं तो इसके कारण बोल पा रहा हूं, आप बोलते हो तो इसके कारण बोल सकते हो। तो ये जो तंतु है वो तंतु व्यक्ति की आवाज निकलने में सहायक होते हैं। अब स्वर यंत्र के बाद में स्वर यंत्र के पास, स्वर यंत्र के साथ एक और उपास्थि होती है स्वर यंत्र में ही, एपिग्लोटिस नाम की। एपिग्लोटिस नाम की, या उसको कहते हैं घाटी ढक्कन। घाटी ढक्कन का मतलब ये होता है कि स्वर यंत्र के बाद में आती है श्वास नली। ये श्वास नली का महत्व हमारे जीवन में उसी प्रकार है जिस प्रकार किसी घर में पहुंचने के लिए पाइप की लाइन का है। तो ये पाइप का कार्य करती है, और पाइप का कार्य करती है तो इसमें बहुत सावधानी पूर्वक हवा प्रवेश करती है। तो श्वास नली से पहले स्वर यंत्र होने के कारण श्वास नली के ऊपर एक ढक्कन का काम करता है, एपिग्लोटिस, घाटी ढक्कन। अब यहाँ घाटी ढक्कन की क्या आवश्यकता पड़ गई, तो आप जाइए पीछे, आपने पढ़ा है पाचन तंत्र, वहां हमने देखा है कि ये अगर श्वास नली है तो श्वास नली के पीछे की साइड में ही ग्रसिका होती है। श्वास नली के पीछे की साइड में ग्रसिका होती है। यहाँ आपको एक महत्व और समझ में आएगा कि श्वास नली के अंदर सी आकार के उपास्थिल छल्ले होते हैं। अपने यहाँ कभी हाथ लगा के देखते हैं आप, तो यहाँ पे आपको उपास्थिल छल्ले मिलते हैं जो थोड़े पिचक भी सकते हैं। वो उपास्थिल छल्ले सी आकार के होते हैं, वो सी आकार के होते हैं, वो ओ आकार के नहीं होते। क्यों? क्योंकि इसके नीचे ग्रसिका है, उसको भी फैलने के लिए जगह चाहिए। जब भोजन कोर के रूप में, बोलस के रूप में अपने शरीर में उतरता है तो उसको फैलने के लिए जगह चाहिए, इसलिए ये सी आकार के छल्ले हैं। और ये छल्ले इसलिए हैं ताकि ये पिचक जाए नहीं। ये पिचक जाती है तो फिर श्वसन अवरुद्ध हो जाता है और व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, इसलिए यहाँ पर उपास्थिल छल्ले लगाए हुए हैं। अब आगे देखते हैं हम श्वास नली के बाद में ये हमारा जो वायु प्रवेश करती है वो श्वसनी में। अब देखते हैं, ये श्वसनीय है हमारे शरीर के अंदर, 2 भागों में बढ़ जाती है श्वास नली का, 2 भागों में, और एक भाग प्रवेश कर जाता है दाएं फेफड़े में, राइट लंग्स में, और एक भाग प्रवेश कर जाता है लेफ्ट लंग में। अब लेफ्ट लंग में और राइट लंग में प्रवेश करने के बाद में हम आते हैं लंग्स में। तो लंग्स में इनकी ब्रांचिंग और होती है। लंग्स में इनकी प्राथमिक श्वसनिका, द्वितीयक श्वसनिका, तृतीयक श्वसनिका, ऐसे करके बहुत ब्रांचिंग होती है। तो ये जो एक प्रकार का
वृक्षनुमा संरचना बन जाती है। कैसी संरचना बन जाती है? वृक्षनुमा, यानी हमारा ये श्वसन वृक्ष कहलाता है। इस श्वसन वृक्ष के अंतिम छोर पर, इस श्वसन वृक्ष के अंतिम छोर पर होती है कुप्पिका। क्या होती है? कुप्पिका। ये कुप्पिका हमारी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है श्वसन तंत्र की, यही सारा काम करती है। इसकी झिल्ली एक कोशिकीय होती है। एक कोशिकीय झिल्ली होने के साथ साथ इसके अंदर ब्लड सर्कुलेशन इतना ज्यादा होता है कि यहाँ पर वायु जो आती है, बाहर से वायु आई, उस वायु के दबाव के कारण, विसरण के कारण ऑक्सीजन तो चली जाती है रक्त में, ऑक्सीजन तो आ जाती है रक्त में, और रक्त से कार्बन डाइऑक्साइड इस कुप्पिका में आ जाती है, और ये कुप्पिका उस कार्बन डाइऑक्साइड को इकट्ठा करके हमारे श्वसन तंत्र के द्वारा बाहर निकाल देती है। तो इस प्रकार हमने देखा कि श्वसनी, फिर श्वसनिका में प्रवेश की, फिर कुप्पिका में प्रवेश की। अब हम पढ़ते हैं लंग्स, लास्ट में आती है लंग्स। अब ये जो मुख्य अंग लंग्स है, इसके बारे में अगर हम देखें तो दायां और बायां दो लंग होते हैं मनुष्य के अंदर, और दाएं लंग्स के अंदर 3 पाली होती है, यानी इसके 3 छोटे छोटे भाग बने, छोटे छोटे भागों से बना होता है ये, जबकि बायां जो लंग्स है वो 2 भागों से बना होता है। अब इस लंग की विशेषता देखें तो ये थोड़ा चौड़ा होता है, लेकिन थोड़ा छोटा होता है, थोड़ा चौड़ा और थोड़ा छोटा। कारण आप सबको पता है, क्योंकि मनुष्य की उदर गुहा के अंदर दाईं साइड में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? मेरे को कमेंट बॉक्स में आप नाम बताएंगे उसका। अब आगे आते हैं हम बाएं फेफड़े के अंदर। तो बाएं फेफड़े में दो पालियों से बना हुआ है, और 2 पालियों से बना होने के कारण ये थोड़ा छोटा भी होता है। फिर यहाँ पे एक नोच पाई जाती है। इस नोच को ये जो नोच पाई जाती है, ये नोच हमको दर्शाती है कि हमारा यहाँ पर क्या है, हमारा हृदय उपस्थित है, और हृदय उपस्थित होने के कारण ये नोच पाई जाती है। अब इस नोच का नाम क्या है, इस खांच का नाम क्या है, ये आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताएंगे, मेरे को पता चलेगा कि आप थोड़ा बुक भी देखते हैं। फिर आगे देखते हैं हम कि श्वसन तंत्र की ये प्रक्रिया हमने संपूर्ण रूप से देखी। अब इसमें क्रिया क्या होती है? ये ऑक्सीजन गई, ऑक्सीजन हमारी श्वास नली से इसके अंदर आई कुप्पिकाओं के अंदर, कुप्पिकाओं से आने के बाद में ये गई रक्त वाहिनियों में। किस में गई? रक्त वाहिनियों में। और मेरे मित्रों, यहीं पे शुरू हो जाता है रक्त परिसंचरण तंत्र। हम आए कहां से थे? हम डाइजेस्टिव सिस्टम से आए थे। डाइजेस्टिव सिस्टम से हम रेस्पिरेटरी सिस्टम में गए। अब रेस्पिरेटरी सिस्टम में आने के बाद में हम पहुंच जाते हैं रक्त परिसंचरण तंत्र में, क्योंकि ये ऑक्सीजन रक्त परिसंचरण तंत्र के द्वारा कोशिकाओं में जाएगी, वहां ग्लूकोज का अपघटन करेगी और कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाएगी, और एटीपी के रूप में ऊर्जा उत्पन्न करेगी। और उसी ऊर्जा का हम बोलने, चलने, खाने पीने, बैठने, उठने, सोने सभी चीजों में उपयोग करते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि श्वसन तंत्र बहुत महत्वपूर्ण तंत्र है। आज हमने इस श्वसन तंत्र के बारे में पढ़ा। हमने। तो श्वसन तंत्र में हमको ये ज्ञान हुआ कि श्वसन तंत्र समन्वय करता है कौन कौन से तंत्रों से? डाइजेस्टिव सिस्टम से और ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम से। दोनों से समन्वय होने के बाद में ही श्वसन तंत्र का महत्व है। न तो अकेला श्वसन तंत्र कुछ कर सकता है, न डाइजेस्टिव सिस्टम अकेला कुछ कर सकता है, न ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम अकेला कुछ कर सकता है। तो इस प्रकार ये जो हमारे शरीर की संरचना है, ये हमें भी बहुत कुछ सिखाती है कि हमें भी समन्वय करते हुए कार्य करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि समन्वय हमारे जीवन की सबसे बड़ी चीज होती है। क्योंकि अकेला व्यक्ति उतना प्रगति नहीं कर सकता जितना वो समन्वय करके साथ लेकर चल के प्रगति कर सकता है। आज का अपना वीडियो यहीं कंप्लीट हुआ, और अगर मैं आपको ये चीज समझाने में सफल हुआ, श्वसन तंत्र के बारे में आपको समझाने में सफल हुआ, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मैं कुछ कमी रह गई है तो आप इसको डिसलाइक कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कोई सुझाव है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि इससे मैं लाभान्वित हुआ तो कोई और मित्र या मेरा कोई साथी लाभान्वित हो तो आप इसको शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर दें इसको, सब्सक्राइब ऑल, ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊं वो आपको निर्विघ्न रूप से प्राप्त होते रहें। आज का अपना वीडियो कंप्लीट होता है।